नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। आज है 1 जुलाई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है और इसके लिए सबसे पहले तो हमारे सभी किसानों को हम बधाई देना चाहेंगे। आज के हमारे खेती किसानी सेगमेंट में बात होगी फलों के उत्पादन की और सरकार की योजनाओं की। तो फिर आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी पर। भारत में पाई जाने वाली विविधता भरी जलवायु के कारण यहाँ तरह तरह के फलों का उत्पादन होता है। मुख्य फलों में आम, केला, पपीता, अमरूद, चीकू, कटहल, लीची, सेब, नाशपाती, पुलम, खुबानी, बादाम, अखरोट, आंवला, बेर, अनार, अंजीर, फालसा जैसे फल शामिल है। कुछ फलों के निर्यात में तो हम विश्व में पहले स्थान पर है। विशेषज्ञों की माने तो खाद्यान्न की तुलना में फलदार फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र कहीं ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पपीता, केला और अंगूर फल इसके उदाहरण है, जिनकी पैदावार परंपरागत फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा मिलती है। सरकार भी फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए समय समय पर बागवानी फसलों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती है। भारत की मिट्टी और जलवायु की विविधता भी सभी तरह के फलों की खेती के लिए अनुकूल है। फलों की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। फलदार पेड़ शुष्क कृषि क्षेत्रों, वर्षा आधारित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, बंजर और परती भूमि पर भी रोपे जा सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के फल वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर करीब 28 फल वृक्षों की खेती ही प्रचलित है। विश्व परिदृश्य में आज पोषण सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए ताजे फलों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार फल उत्पादन के लिए किसानों को खासा प्रोत्साहित कर रही है। साल 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो फल उत्पादन में कम सफलता दर्ज करा रहे हैं, जिसमें कुल फल उत्पादन 1,02,924 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। सेब 2,437 मीट्रिक टन, केला 32,454 मीट्रिक टन, नींबू वर्गीय फल 14,150 मीट्रिक टन, लीची 724 मीट्रिक टन, आम 20,336 मीट्रिक टन। फलों के बढ़ते उत्पादन के पीछे सरकारी योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही उन किसानों के जज्बे को भी सलाम है जो विपरीत हालात में भी फलों की सफल खेती कर रहे हैं। कच्छ के हरेश भाई ठक्कर जो इस समय कच्छ में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, खारेक, अनार, आम, केला जैसे फलों की बागवानी कर रहे हैं। हमें 3 पीढ़ी थी खेती कर रहे हैं हम लोग, और हम खेती में मैंगो, कमलम फ्रूट, खारेक, स्ट्रॉबेरी और ये जो फ्रूट सारे जो कच्छ में हो सकते हैं वो सारे फ्रूट हम यहाँ लगाते हैं। और सारी जात का वेजिटेबल, ब्रोकोली, कलर कैप्सिकम और ये अभी टमाटर भी लगाया है। वो टमाटर को ग्राफ्टिंग किया है बैंगन के ऊपर। और जो अभी ये हम खारेक का है जो वो हम ये 8 साल का पौधा है जो सामने दिखता है, वो उसको 8 साल पहले हमने लगाया था। ये यूके से इंपोर्ट करके पौधा लगाया है। 30 फुट बाई 30 फुट एक प्लांट को 900 फुट जगह दिया है। और इसका पहले साल मेरे को 15 किलो प्रोडक्शन मिला, इसके बाद 50 किलो मिला। अभी 5 साल के बाद इसको 250 किलो तक मिल सकता है। और इसको हम भेज रहे हैं, अभी ये बांग्लादेश भेज रहे हैं। उसको है अभी क्या कि पहले मेरे को मंडियों में भेजना पड़ता था, फिर साहब ने जहाँ जिसको एपीएमसी बंद हुआ और जो किसान को जहाँ भेजना है वहाँ हम भेजने का स्टार्ट किया, तो मेरे को पैसा ज़्यादा मिलने लग गया। कि अभी देखो अभी 2 साल से हम बांग्लादेश भेज रहे हैं। यहाँ से हम बांग्लादेश बॉर्डर के भेजेंगे, वहाँ से ढाका मंडी में जाएगा बांग्लादेश, तो मेरे को वहाँ का रेट अभी मिल रहा है। 10 किलो का बॉक्स बनाते हैं कैरेट, 800 रुपये से 1500 रुपये का कैरेट का प्राइस मिल रहा है मेरे को। इसी तरह राजस्थान की धरती में जहां किसान पारंपरिक खेती करके गुजारा कर पा रहे हैं, वहां के संवर मिठाली जैसे किसान अंजीर के पौधों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और जो ये अंजीर के पौधे लगा रखे हैं मैंने, ये दिसंबर 2019 और फरवरी 20 में प्लांटेशन किया था।
दिसंबर में 2000 पौधे लगे थे और फरवरी में 1000 पौधे लगे थे। दिसंबर के पौधे और फरवरी वाले जो भी पौधे हैं उनमें सब में फ्रूटिंग सितंबर अक्टूबर में फ्रूटिंग आ गई थी और एक पौधे पर मेरा लगभग 450 रुपये खर्चा हुआ है। और इसकी कॉमर्शियल फ्रूट अब 2 साल बाद में, अब सितंबर अक्टूबर में इस साल आएगी। और जो खाने लायक फल हैं वो पिछले साल भी ले लिए थे हमने। पानी की कमी, राजस्थान में पानी की कमी है और यहाँ पर ये कम पानी में भी हो जाता है। ड्रिप पौधे से पौधे की दूरी 9 फुट और लाइन से लाइन की दूरी भी 9 फुट है। और पानी में इसमें हर तीसरे रोज़, अब गर्मियों में हर तीसरे रोज़ डेढ़ से 2 घंटे पानी चलाता हूँ हर तीसरे। और गर्मी से मई जून के अंदर लगभग 2.5 घंटे पानी चलाना पड़ेगा और हर एक दिन छोड़ के एक दिन। कब से कब तक फल आएगा उसका? इसका फल जुलाई में फल स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिसंबर तक फल आएगा। दिसंबर में जब माइनस में जब तापमान चला जाएगा तो इसके पत्ते जल जाएंगे। उसके बाद में फिर कटिंग करनी पड़ती है और फरवरी में वापस फुटान ले लेता है। 3000 पौधों में हमारा लगभग खर्च हुआ है 14 लाख रुपए खर्च हुए। और इसकी इनकम है जो 24 महीने बाद में इनकम होती है वो मेरे 11 - 11.5 लाख रुपए इनकम होगी वापस हर साल होगी। और पौधे की उम्र लगभग 25-30 साल उम्र है पौधे की। नहीं, अगर ये बिल पास हो जाता है और उसमें वो है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते तो हमारे लिए नुकसान है, वरना तो अब कोई नुकसान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत जब ही आती है जब हम कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई विवाद हो जाए तो दिक्कत है, वरना फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। खेती के बदले तौर तरीके किसानों को मुनाफे की राह में ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन तरीकों से जहां किसान समृद्ध हो रहे हैं, वहीं हमारा देश कई तरह के फलों के उत्पादन में सुखद आंकड़े दर्ज कर रहा है। ये था सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। एक बोलती हुई खामोशी जिन्हें जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और आपकी जागरूकता की। बच्चों के मानसिक विकास को रोकने वाली बीमारी। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक मानसिक अवस्था है जिसके अंदर बच्चे के अंदर 3 से 4 कोई परेशानियां मूल रूप से होती हैं। सबसे पहली सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि। जैसे हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये बच्चे आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, अपने में ही गुम रहते हैं। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। बच्चों के मन और मस्तिष्क में बाधा डालने वाला विकार ऑटिज्म, कारण, लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट पर और इसमें आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय जो है वो कई विधाओं का संगम है। हमारे जो भूमिहीन किसान हैं अगर अच्छी आय अर्जित करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। किस तरह से आपको अपना पहला कदम उठाना है, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट में। एक छोटा सा जीव मधुमक्खी जो पर्यावरण और किसान की तकदीर बदलने में सक्षम है, क्योंकि मधुमक्खियां उन कीटों में सबसे ऊपर है जो परागण करने में सहायता करती है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है, वनों का दायरा बढ़ता है। लेकिन पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव और आधुनिकीकरण से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इनकी घटती संख्या हमारे लिए और पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। लिहाजा हमें उन तकनीकों पर ध्यान देने में देर नहीं करनी चाहिए जिससे इनकी संख्या में इजाफा हो सके। इसीलिए विशेषज्ञ और किसान मधुमक्खी पालन को अच्छा व्यवसाय मान रहे हैं। इससे न सिर्फ भरपूर पैदावार मिलेगी बल्कि इनकी आबादी भी बढ़ाई जा सकेगी, साथ ही रोजगार की राहें खुल सकेगी।
वहीं सरकार ने भी मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। भारत सरकार की 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना के अंतर्गत शहद उत्पादक किसानों के FPO भी बनाए जा रहे हैं। शहद की ठीक से जांच हो, इसलिए देश में अनेक जगह लैब बनाई जा रही है। साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। चलिए जानते हैं मधुपालन व्यवसाय को करीब से। प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों, दीवार के कोनों, पुरानी खंडहरों और ऊंची इमारतों में नजर आते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ये अपना परिवार बढ़ाती है और बदले में हमें मिलता है मीठा मीठा शहद। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दोनों मुहैया कराती है, जिससे किसान या युवा वर्ग सीमित स्थान और सीमित संसाधनों में अच्छा मुनाफा कमाकर आत्मनिर्भर हो सके। हालांकि इसे शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लें। प्रशिक्षण के दौरान हर उपकरणों, मधुमक्खी पालने से लेकर शहद निकालने और उसे बाजार तक पहुंचाने की जानकारी दी जाती है। तो आइए समझते हैं कृत्रिम मधुमक्खी पालन को। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियों या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5,000 वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती है। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियों एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाला, एपिस इंडिका का चुनाव किया जाता है। इन्हें पालने के लिए इन मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। मौन गृह का सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है व मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर रहते हैं। मौन गृह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में करती है। वहीं पोषण प्रबंध की बात की जाए तो मधुमक्खियों का पोषण पराग व मकरंद होता है, जो फूलों से मिलता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले पालक इस बात को सुनिश्चित कर ले कि मधुमक्खियां अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगी। किसान इसके लिए खेतों में लगी फसलों के चारों ओर फूलों के पौधे लगाकर भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। साथ ही पालक पराग व मकरंद का मासिक योजना प्रारूप तैयार करके भी मौन गृहों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। मधुखंड की चौखटों में जब 75 से 80% तक शहद जमा हो जाए तो उस शहद का निष्कासन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चौखटों से मधुमक्खियां झाड़कर मधुखंड में डाल देते हैं। इसके बाद चाकू से या तेज गर्म पानी डालकर छत्ते से मोम की ऊपरी परत उतारते हैं। फिर इस चौखट को शहद निष्कासन यंत्र में रखकर हैंडल द्वारा घुमाते हैं। इसमें अब केंद्रीय बल द्वारा शहद बाहर निकल जाता है व छत्ते की संरचना को भी कोई नुकसान नहीं होता। इस चौखट को फिर मधुखंड में रख दिया जाता है और मधुमक्खियां छत्ते के टूटे हुए भागों को ठीक करके फिर से शहद बनाना शुरू कर देती हैं। इस तरह मिलने वाली शहद को मशीन से निकालकर एक टंकी में 48 से 50 घंटे तक डाल देते हैं। ऐसा करने से शहद में मिले हवा के बुलबुले, मोम आदि शहद की ऊपरी सतह पर व अन्य मैली वस्तुएं नीचे सतह पर बह जाती है। फिर शहद को बारीक कपड़े से छानकर व प्रोसेसिंग करके स्वच्छ व सूखी बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जा सकता है। इस प्रकार ना तो छत्ते और ना ही लार्वा, प्यूपा आदि नष्ट होते हैं, बल्कि शुद्ध शहद भी मिलता है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। किस तरह के प्रबंधन हमारे पशुपालक भाई बहन कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें।
तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक सफल किसान से, जिन्होंने अपनी अलग सोच, अपनी कड़ी मेहनत, अपने सकारात्मक जज्बे के चलते सफलता हासिल की है। किस तरह का रहा है उनका कामयाबी का सफर और कैसे वो अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, आइए दिखाएं आपको हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। गायों को चारा खिला रहे ये हैं किसान सुरेंद्र अवाना जी, जो इस समय करीब 45 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। जाहिर है अगर अवाना जी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उन्होंने पशुपालन भी कर रखा होगा। अवाना जी ने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की, लेकिन उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके डेयरी फार्म में करीब 200 गायें, भेड़ें, बकरियां, मुर्गियां, ऊंट, घोड़े भी हैं, जिनसे अवाना जी कई तरह से मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही वो इनके गोबर व मूत्र से खाद भी तैयार करते हैं, जिसमें पौधों के लिए संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये खाद उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पशु नहीं। अवाना जी के उन्हीं प्रयासों से आसपास के कई किसान अब रासायनिक खेती को छोड़ चुके हैं। अवाना जी के स्टार्टअप्स के लिए सरकार की एग्री स्टार्टअप योजना के तहत 80 लाख की ग्रांट मिली। अवाना जी पशुपालन में देसी नस्लों को वरीयता देते हैं। वो देसी नस्लों के संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे नस्ल सुधार हो और उत्पादन बढ़े। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर भैराना गांव में 45 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक और IFS मॉडल की खेती कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एग्री स्टार्टअप योजना प्रारंभ की तो मैंने भी उसके अंदर इंटरव्यू दिया और एग्री स्टार्टअप में मेरे जो ऑर्गेनिक मैन्योर खाद है उसका सिलेक्शन हुआ और उस योजना में मुझे 18 लाख रुपए मिले। मेरे जो खेत पे पशु हैं, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, घोड़ी है, मुर्गी है, इन सब के अपशिष्ट का बेस्ट प्रबंधन बनाकर और मैं ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहा हूँ और गाय के गोमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ और मेरे फार्म पे भी यूज़ कर रहा हूँ और दूसरे किसानों को भी दे रहा हूँ। आज दूर दूर तक जो मेरे फार्म पे रिजल्ट अच्छा है, दूसरे किसानों को भी इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, एग्री स्टार्टअप योजना में आप भी कोई नवाचार कर रहे हैं खेती से रिलेटेड तो इसका लाभ उठाए। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 में सेक्स और सीमन की परमिशन दी थी और अगस्त 19 से सॉर्टेड सीमन मैं मेरे फार्म पे यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरे फार्म पे कल जो गाय ब्याई वहाँ तक 92 बछड़ियाँ मेरे यहाँ पैदा हो गई। और आप देखेंगे कि वो जो गाय है उससे ब्रीड वाइज वो बछड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और मेरा अनुमान है कि जैसे ही वो 2.5 साल की गाय बनेंगी तो उसकी माँ से 2 लीटर ही ज़्यादा होगा। तो इससे क्या किसानों को फ़ायदा होगा, एक तो ब्रीड नस्ल सुधरेगी और दूसरा दूध भी 3री या 4थी जनरेशन तक
मेरा मानना है कि 10 लीटर वाली 20 लीटर तक हो जाएगी। और उस सबसे बड़ा फ़ायदा सॉर्टेड सीमन लगाने का ये है कि जो बछड़े पैदा होते थे, जो खेतों के किसानों में रोजड़ों की नुकसान करते थे, उन बछड़ों से निजात मिल जाएगी। उसके अलावा रोड पे जो बछड़ों से, आवारा पशुओं से एक्सीडेंट होते थे, उससे निजात मिलेगी। किसान की, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक किसान के 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी लाएंगी, मेरी 10 की 10 बछड़ी होगी, तो उस किसान से मेरी इनकम डबल हो गई। और उसके अलावा नस्ल सुधरेगी, दूध बढ़ेगा। तो इस तरह से किसान भाइयों सॉर्टेड सीमन को अपनाएंगे तो नेचुरल है, उनकी इनकम भी डबल होगी। अभी भारत सरकार NDDB इसमें बहुत मदद कर रही है और मैं समझता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की, जब 1200 का एक डोज आता था, फिर थोड़े दिन बाद 1050 का, आज 400 रुपये का मिल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ महीने 2 महीने में ये 200 रुपये किसान को आएगा। तो अगर इस सॉर्टेड सीमन को अपनाइए और टॉप के जो बुल हैं, जिनकी बुल की माँ के 22, 24, 26 लीटर तक दूध है, उन अच्छे बुलों का, और मैं तो गिर गाय का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये सॉर्टेड सीमन है, गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी और अन्य पशुओं में भी आ गया है। तो किसान भाइयों से कहना है कि ये भारत सरकार की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी और उसका अब आप लाभ उठाइए। अवाना जी राजस्थान में रहते हुए बेहतर कृषि और पशुपालन कर रहे हैं। वो पशुओं के लिए चारा भी खुद उगाते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। पानी की कमी से जूझते इस प्रदेश में अवाना जी ने कैसे इसे आसान बनाया, आइए जानते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। मैं राजस्थान की बात करूं, मैंने 5 इस योजना के अंदर फार्म पॉन्ड बनाए हैं और 3.5 करोड़ लीटर पिछली साल मैंने वर्षा जल बचाया। और इसमें एक में 10 लाख, 5 लाख और 90,000, इस तरह से मैंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। और पानी बचाने के साथ, पानी से तो वर्ष भर सिंचाई कर ही रहा हूँ, उसके अलावा इसमें 10,000 मछली पालन भी कर रहा हूँ, ताकि उन मछलियों से मैं एक साल में जब वो बड़ी हो जाती हैं, जून में अभी हार्वेस्ट करेंगे, तो लगभग 2.5-3 लाख की मछली होती है। 50,000 उनका खर्चा निकालो तो 1 बीघा में ये देखिए आपकी किसान के 2 लाख के करीब लगभग एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना खास तौर से राजस्थान के किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। सुरेंद्र जी की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ नई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये थे हमारे सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम जो है दोबारा आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।